अयोध्या का कोई एविडेंस मिल रहा है, ना हनुमान गढ़ी का कोई एविडेंस ठीक से मिल रहा है, ना सीता की रसोई का एविडेंस कोई ठीक से मिल रहा है। इनका इतिहास में से कोई सेटिंग नहीं है। अब हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। यानी सुप्रीम कोर्ट और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमाण देने के बाद भी ईसाई वह कहते हैं कि वो उन प्रमाणों को नहीं मानते और वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि अयोध्या के उत्खनन में राम जन्मभूमि का कोई प्रमाण नहीं मिला। परंतु राइस बैग जीसुपंथियों के झूठ के विपरीत अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के सारे प्रमाण, पुरातात्विक प्रमाण पाए गए हैं उत्खनन में। और मोदी योगी ने बाकायदा एक म्यूज़ियम बनाया है, एक अजायब घर बनाया है, जहां पर राम जन्मभूमि के उत्खनन में प्राप्त सारे पुरातात्विक प्रमाणों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक लिपिबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से सार्वजनिक किया है। उन्होंने सब प्रमाणों को रखा है। तो सबसे पहली बात यह है कि बाबरी मस्जिद के आसपास के इलाकों में सभ्यता के कई स्तर पाए गए हैं, मंदिरों के कई स्तर पाए गए हैं ठीक बाबरी मस्जिद के नीचे ही, जैसे इस प्रमाण में आप देख रहे हैं। फिर प्राचीन मंदिर के दरवाजे के पट पाए गए हैं, शिलालेख पाए गए हैं, स्तंभ आधार पाए गए हैं, यानी फाउंडेशन स्टोन पाए गए हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद गर्भगृह के नीचे अंदर के तहखाने के प्रमाण पाए गए हैं। बाबरी मस्जिद से पहले जो मंदिर थे उन मंदिरों के अवशेष, और जब जब वो मंदिर पुराना हो गया, जर्जर हो गया, टूट गया, बिखर गया, तो उसका जो जीर्णोद्धार किया गया था, तो हर जीर्णोद्धार का स्तर पाया गया है। लोहे के खंभे पाए गए हैं, मूर्ति पाए गए हैं, वामन के मूर्ति पाए गए हैं, त्रिमूर्ति के मूर्ति पाए गए हैं। मंदिर का जो स्तंभ आधार है उसी पर बाबरी मस्जिद पाया गया है। जैसे बाएं तरफ आप देख सकते हैं, दाएं तरफ आप भगवान शिव का एक मूर्ति पाया गया है। ये देखिए आप, बाबरी मस्जिद जिस आधार पर बनाया गया था वो एक प्राचीन राम मंदिर या हिंदू मंदिर कम से कम उसके आधार पर, उसके फाउंडेशन पर, बुनियाद पर बनाया गया था। उत्खनन के दौरान AM शास्त्री और KV रमेश, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातात्विक विशेषज्ञ हैं, उनको 12वीं सदी का यानी 1200 AD का एक लोहे और पत्थर का एक शिलालेख पाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र ने विष्णु, हरि और कृष्ण के सम्मान में एक मंदिर बनाया था वहाँ पर। और ये लोहे का पत्र नागरी लिपि में है। फिर बाबरी मस्जिद के पास ही एक मंदिर का एक पूरा हिस्सा पाया गया है, जिस पर ऐसे कलाकृति किए गए हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत कलाकृति हैं। क्या ये कलाकृति किसी चर्च या मस्जिद के हैं? बिल्कुल नहीं है, ये मंदिर का ही अवशेष है। इसके अलावा और कई सारे प्रमाण हैं, जैसे कई सारे ऐसे खंभे पाए गए हैं जिस पर देवी देवताओं की आकृतियां हैं, अप्सराओं और गंधर्वों की आकृतियां हैं, जैसे आप देख रहे हैं। उससे पहले एक पद्म फूल का एक मूर्ति पाया गया है, एक आधार पाया गया है। उसके बाद हवन कुंड पाया गया है, भगवान राम का एक मूर्ति पाया गया है, और प्राचीन ब्राह्मी लिपि में अंकित पत्थर पर एक शिलालेख पाया गया है कि यहाँ पर पहले एक राम जन्मभूमि मंदिर था, ऐसा कहकर। राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण के दौरान मिले मंदिर के अवशेष और देवी देवताओं के प्रतिमा पाए गए हैं। यज्ञ कुंड पाया गया है। यज्ञ के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले
पात्र पाए गए हैं, बर्तन पाए गए हैं। 12वीं शताब्दी का गढ़वाल गोविंद चंद राजा के अलावा भी एक और शिलालेख पाया गया, जैसा आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में, सॉरी नागरी लिपि में, कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया हुआ था पहले। फिर बाबरी मस्जिद के भी पहले जो भी मंदिर थे, जीर्णोद्धार किए गए थे, उन सारे जीर्णोद्धार के स्तर पाए गए हैं। पास में ही एक कुंड भी था, एक प्राकृतिक कुंड भी था जहाँ पर शायद पूजा स्नान किया जाता था, वो भी पाया गया है। ये है राम जन्मस्थान का पूरा नक्शा। आप उत्तर पूर्व दिशा में अब देखिए, वहाँ पर सीता रसोई का प्रमाण पाया गया है, कसौटी स्तंभ पाए गए हैं, कौशल्या भवन के प्रमाण पाए गए हैं, समाधि अंगिरा, सुमित्रा भवन, समाधि मार्कंडेय, इन सब चीज़ों का राम अभिषेक स्थल भी पाया गया है, कैकेयी भवन भी पाए गए, सब पाए गए हैं। और ये जो ईसाई कह रहा है कि सीता का रसोई नहीं पाया गया, सीता के रसोई के वहाँ पर भी पुरातात्विक प्रमाण पाए गए हैं। और सीता का रसोई नाम का एक और जगह भी है अयोध्या में ही, जहाँ पर सीता मंदिर बनाकर भोग प्रसाद बांटती थी अयोध्या वासियों में। वैसे सीता रसोई तो उड़ीसा में, चित्रकूट में कई जगह पाए गए हैं, जहाँ जहाँ पर भी उसने खाना वाना बनाया था, वहाँ पर सीता रसोई के नाम पर मंदिर बनाए हुए हैं। फिर इस ईसाई एंजल विवेक चंद्रा पास्टर ने कहा कि हनुमान गढ़ी नहीं पाए गए। उस भैंड के लौड़े को ये नहीं पता कि हनुमान गढ़ी तो पहले से ही हिंदुओं के कब्जे में था, और वो एक बड़ा सा मंदिर आज भी अयोध्या में है। तो आप ईसाइयों के इस झूठे बात पर यकीन मत करिए कि राम जन्मभूमि अयोध्या के कोई अवशेष नहीं पाए गए हैं। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें और भी आपको प्रमाण देंगे विशेषज्ञ। अयोध्या में 700 बिफोर क्राइस्ट के समय का नॉर्थर्न ब्लैक पेंटेड वेयर उनको प्राप्त हुआ है। यानी नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर एक खास किस्म का मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रक्रिया था, उसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं, या हिंदी में जिसे उत्तरी काले मृतपात्र युग कहते हैं। और उन्होंने ये उत्खनन सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ श्रृंगावेरापुरा, भारद्वाज आश्रम और नंदीग्राम में भी किया। और उन्होंने पाया कि इन सब जगहों में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पाया जाता है। तकरीबन 700 बिफोर क्राइस्ट तक भारत में इस तरीके के बर्तन इस्तेमाल होते थे। बाद में फैशन बदलता है, ट्रेंड बदलता है, होड़ बदलता है, चलन बदलता है, लेकिन 700 बिफोर क्राइस्ट तक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले मृतपात्र पाए जाते थे। इसलिए इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एज या उत्तरी काले मृतपात्र युग कहते हैं, या जिसे हम लोग महाभारतन युग कहते हैं। तो अयोध्या में 700 बिफोर क्राइस्ट के नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले मृतपात्र पाए गए हैं। इसी से प्रमाणित कर दिया ब्रिजवासी साहब ने कि 700 बिफोर क्राइस्ट तक इंसान अयोध्या में थे। और ये दो आपको प्रमाण मैं दिखा रहा हूं जो प्रोफेसर ब्रिजवासी लाल ने उत्खनन किया था। और इसे राम जन्मभूमि का जो म्यूजियम है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो म्यूजियम है, उसमें ऐसे कुछ पात्र दोनों म्यूजियम्स में 50-50 बांटे हुए हैं, रखे हुए हैं, ताकि लोगों को पता चले। और ये जो 700 बिफोर क्राइस्ट का जो NBWT पाए गए, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पाए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कबूल किया था, जिसके बुनियाद पर हिंदुओं के जो जज थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट लॉयर के पारासरन, उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में राम जन्मभूमि का कचहरी का मामला हिंदुओं के पक्ष में जीता। One to the south of the Babri Masjid, and our trenches were hardly 2 meters away from the outer wall of the Babri Masjid. So, in fact, almost touching it. Now, here is a photograph of the mosque and the trench on this western side. This is the wall of the mosque. This is, of course, the peripheral wall, a sort of retaining wall. Now, from here downwards, we have different levels. Say the early medieval levels, the Gupta levels, Kushan levels, Shunga levels, and further to the 3rd, 4th century BC. In the deep trench here, which you cannot see right now, we went further down about 7 or 8 feet. And in the lowest levels in this trench, we found material such like the northern black polished ware and other things,
which go back to about 700 before Christ. खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब हर किसी को, पूरे देश को, विश्व को, राम भक्तों को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या पर क्या फैसला सुनाता है, उस जमीन को लेकर किस तरीके का फैसला इस देश के सामने आता है। लेकिन उस बीच उस जमीन पर चल क्या रहा है, ये एबीपी न्यूज के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। यहां बिल्कुल सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए अयोध्या नगरी को, यानी कि अयोध्या जिस चीज के लिए जानी जाती है, प्रभु राम के चिंतन के लिए, प्रभु राम के मंथन के लिए, प्रभु राम के दर्शन के लिए, और उसी दर्शन के लिए ये राम कथा म्यूजियम बनाया गया अयोध्या में, जहां हम पहुंचे हैं। और यहां पहुंचने का मकसद अलग अलग देशों से आए यहां पर सामान और वस्तुएं आपको दिखाना नहीं है। एक बहुत विशेष कारण है जिसके चलते मैं यहां पर आई हूं, और वो कारण है ये चौथा शोकेस, जहां राम जन्मभूमि परिसर से प्राप्त पुरा सामग्री और कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। सीधा मैं चौथे शोकेस की तरफ आपको ले जाना चाहती हूं, और इस बीच ये बताते हुए कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महज हिंदुस्तान में ही नहीं, रामलीला इस दुनिया के कम से कम 23 देशों में रामलीला का मंचन होता है, और वो अलग अलग देशों से कुछ सामग्री इकट्ठा होकर यहां पर इस म्यूजियम में रखी गई है। मैं आपको ये चौथे नंबर के शोकेस पर लाई हूं, जहां पर जब समतलीकरण हो रहा था 1992 से पहले प्रशासन और एएसआई की निगरानी में, तब देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में, तब देखिए क्या चीजें पाई गई थी। और बहुत मुमकिन है कि जिन वस्तुओं का जिक्र बार बार हिंदू पक्षकार कर रहे हैं या कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वो यही वस्तुएं हैं। शुरुआत करती हूं मैं पहले नंबर से, जहां पर आपको शिशु धारिणी माता नजर आएंगी। ये मूर्ति एक महिला की है जिसके हाथ में एक बच्चा है। दूसरा, ये वो महिला का सर है जो इस मूर्ति से डिटैच हो गया होगा। ये भगवान कुबेर की मूर्ति इस वक्त आपको नजर आ रही है। भगवान कुबेर धन के देवता है। ये समतलीकरण में 1992 से पहले वहां विवादित ढांचे में पाए गए थे। ये चौथे नंबर पर आप देखिए, ये उमा महेश्वर की खंडित प्रतिमा है जिनके हाथों में इस वक्त आपको त्रिशूल नजर आ रहा है। ये वो वस्तु है, ये वो कलाकृति है जो पाई गई है। और छठे नंबर पर आप देखिए, ये वरद मुद्रा में दाया हाथ है जो गुप्ता काल का है और टेराकोटा में ये बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण, ये लेटे हुए भगवान विष्णु आपको नजर आ रहे हैं। ये विष्णु पट का भाग है। आसपास आप देखिए विष्णु भगवान ऐसे लेटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक पूरा खंड है उसका, और आसपास उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो इसमें नक्काशाई करके दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। बाकी ये कुछ बर्तन हैं जो इस वक्त आपको, बेलन, ये एक कटोरा इस वक्त आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है नंदी। ये नंदी की टेराकोटा की मूर्ति है जो पाई गई है समतलीकरण में 1992 से पहले। और इसी के आधार पर बार बार जो हिंदू पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि विवादित ढांचे से पहले यहाँ पर वो मंदिर था जिसमें ये तमाम मूर्तियां पाई गई थी। और इन मूर्तियों को जब आप देखेंगे तो आपको हिंदू धर्म बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु कह दीजिए या उमा महेश्वरी कह दीजिए, भगवान कुबेर कह दीजिए, इन सब का सीधा सीधा ताल्लुक जो है वो हिंदू धर्म से है। और इसीलिए बहुत पुरजोर तरीके से बार बार हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये दलील दी जा रही थी। तो हमने सोचा कि आपको ये वस्तुएं जरूर दिखाएं जिनके बूते पर बहुत लंबी बहस और दलील चली है। एक तो आपने शोकेस देखा, और अब सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर जो पत्थर लगे हैं कि वहां राम जन्मभूमि थी और उस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर था, ये जो दलील दी गई है वो इन सबूतों के खुदाई में मिले इन पत्थरों के आधार पर दी गई है। और ये तमाम जितने भी पत्थर आप देख रहे हैं ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और इन पत्थरों को समझना होगा, क्योंकि ये देखिए ये खंड खंड में निकले हैं। आप और हम जब इसे देखेंगे तो आपको महज कोई पत्थर नजर आएगा, लेकिन कोई पुरातत्व विभाग से जुड़ा अधिकारी या कोई काम करने वाला इन पत्थरों को
सोने से कम नहीं मानता है। ये इतने महत्वपूर्ण और इतने कीमती होते हैं और इसीलिए हमने राम इंटरनेशनल म्यूजियम के जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, राम कथा इंटरनेशनल म्यूजियम के डेप्यूटी डायरेक्टर योगेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो हमें बिल्कुल आसान शब्दों में समझाएंगे कि ये जो महज हमें पत्थर नजर आ रहे हैं वो है क्या। देखिए, पहली नजर में तो योगेश जी मुझे ये लगते जरूर है कि बहुत शानदार तरीके से इस पर काम किया, लेकिन है क्या ये? मैम, ये जैसा कि लिखा हुआ वहाँ पर राम जन्मभूमि अयोध्या से प्राप्त अवशेष, तो ये वहीं से 6 दिसंबर 1992 के पहले जो 3 फेज में खुदाई हुई थी और समतलीकरण हुआ था उस पूरे कैंपस का, राम जन्मभूमि के परिसर का, तो वो 3 फेज में हुआ था। फर्स्ट फेज का मेरे पास यहाँ पर आया हुआ है, हम लोगों ने जिला प्रशासन और हाँ, फर्स्ट फेज का ये सब है, ये फर्स्ट फेज का है। और ये क्या क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपने जैसे इस परंपरा में जो उत्तर भारतीय परंपरा वास्तुशास्त्र की हमारे रही है, आपने देखा होगा कि महल हो, मकान हो, मंदिर हो, सब उत्तरी भारतीय परंपरा में एक नागर शैली, विशिष्ट शैलियाँ होती हैं ना वास्तुशास्त्र में, तो उस तरह से ये बना हुआ है। और ये उस कैंपस में मुझे लगता है कि जो बताया जाता है हम लोगों को कि राजा रामचंद्र जी भगवान और दशरथ महाराज, उनकी सारी परिवार जो इसमें रहते थे इस कैंपस में, तो जाहिर सी बात है कि उनका राजमहल भी होगा, वहीं पर रहते भी रहे होंगे, मंदिर भी रहा होगा और जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी वास्तुशास्त्र से संबंधित रहा होगा, सब कुछ रहा होगा। तो वहीं से ये 1992 के पहले खुदाई जो समतलीकरण हुआ था, वहीं से ये फर्स्ट फेज में निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें तरह तरह के जो मंदिर है, महल है या वास्तुशास्त्र के तरह तरह के उसमें भाग आपको दिखाई देंगे। मतलब मंदिर है, महल है, कैसे पता लगेगा कि ये मंदिर का हिस्सा है और वो महल का इस हिस्सा? तरह की पच्चीकारी और इस तरह का तो मंदिरों में भी मिलता है, घरों में भी, महलों में भी मिलता था। लेकिन एक चीज है कि जो मंदिर हमारे शिखर होते थे पिरामिड आकार के, नीचे से चौड़े होकर ऊपर पतले होते जाते थे और ऊपर शिखर भाग पे एक आमलक होता है, उसके ऊपर कलश रखा जाता है। तो ये आमलक भाग आप देख सकते हैं, ये आमलक है। हाँ, स्टोन स्कल्पचर, इसलिए तो हमारे लिए तो इस समय ये महत्वपूर्ण धरोहर है, कलाकृति है, जिसको मैंने पेडेस्टल पर डिस्प्ले किया हुआ है। लेकिन ये आमलक भाग है जिसके ऊपर कलश रखा जाता था। आज भी कलश होता है मंदिरों पर। कह रहे हैं कि ये पिरामिड बना और इसके ऊपर हाँ, मंदिरों पर आप देखते होंगे कि मंदिर के उच्च शिखर पर ऐसे जाता है राउंड आकार में, जो भी आवश्यक चीज होता है अपने अपने प्रकार से उस पर लगाया जाता है ऊंचे तक। तो ये सबसे ऊपरी भाग, ये अमलक, उसके ऊपर कलश, चौखट देख सकते हैं, मतलब चौखट देखिए, वो सब चौखट है। जाहिर सी बात है राजमहलों में, हाँ जाहिर सी बात है राजमहलों में या मंदिरों में चौखट महत्वपूर्ण होता था, पूजा भी होती थी। हिंदू धर्म में तो एक परंपरा भी है, चौखट पे क्या होता है, लांघना और आना जाना, ये सब चीजें होती है। ये कुछ अलग लग रहा है, ये हाँ, कुछ पता ये कोई भाग है, ये उसका कोई भाग है इसका। और वो कलश वो है, कलश का वो है, ये कलश है, ये भाग जो है कलश है, ये भाग कलश है। ये हाँ कलश, आमलक वो था, कलश ये है। और कई भाग हैं जैसे ये टूटे हुए हैं, तो निश्चित रूप से है तो वही एक ही स्टोन है जो स्टोन आप देख रहे हो। लेकिन ये है कि ये क्या इसके बारे में ये शोध किया गया है कि कितने पुराने हो सकते हैं? अब इसकी डेटिंग तो मेरे ख्याल से अभी मेरे पास नहीं कोई दे की गई है, कोई किया नहीं गया है मेरे हिसाब से। लेकिन ये है कि 1992 के पहले, जस्ट 92 के पहले जो समतलीकरण हुआ था उसी के दौरान ये पाया गया है। ठीक है, तो ये आप बता रहे हैं कि एक नागर शैली जो है उसी के तहत ये महल या ये मंदिर जो है डिजाइन पढ़ा होगा। हाँ, तो इधर की यही शैली है। तो मुझे ये बताइए कि ये द्रविड़ शैली है, तो इसी तरह से इधर की ये शैली है। योगेश जी, एकदम खालिस साइंटिफिक भाषा में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो ये जो नागर शैली है, इसका इस्तेमाल हिंदू राजा किया करते थे, मुगल शासक किया करते थे, या मिला जुला रहा करता था? देखिए, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र विशेष की बात होती है, तो लगभग जहाँ हम जो चीज करते हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्सअप तो आ ही जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई मंदिर बनता था तो उसमें एक बेस देते हैं, फिर एक बाउंड्री होती है, प्रदक्षिणा पथ होता है, गर्भगृह होता है, फिर उसकी ऊंचाई होती है, छत होता है, पूजा स्थान होता है, स्टोर होता है, और
जो भी उसका पूजा करने वाला है उसका भी अपना स्थान होता है, उसके बाद शिखर होता है। तो शिखर के ऊपर का आपने देख लिया, चौखट आपने देख लिया, और ये जितने हैं निश्चित रूप से कोई न कोई भाग का है, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे टुकड़ों में मिला है, स्टोन वही है तो लेकिन फिर भी ये अद्भुत है, भाग में भी मिला है लेकिन अद्भुत है। डेप्यूटी डायरेक्टर योगेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में इन चीज़ों को हमको बताने के लिए। तो ये देखिए, इन्हीं सबूतों के आधार पर दलीलें रखी गई हैं, सुनवाई अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अब हर किसी को इंतजार है सबूतों और दलीलों के आधार पर एक बहुत बड़ा फैसला इस देश के सबसे बड़े और लंबे मुकदमे पर देने का। कैमरा पर्सन कपिल के साथ रुबिका लियाकत, अयोध्या, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।